अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे इस क्वेश्चन 10.5 की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में बच्चे सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें मिस्टर मंटू की टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल। और बी पार्ट में कहा गया ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड इन द अबव कंप्यूटेशन। जो अबव कंप्यूटेशन में आपने आइटम्स को कंसीडर नहीं किया उसको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं किया। बच्चे सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर मंटो वर्कड एज एन एम्प्लॉय इन बर्लिन होटल। होटल में है बच्चे, मुलाजमत कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ड्यूरिंग सेट पीरियड ही डिड नॉट विजिट पाकिस्तान फॉर अ सिंगल डे। एक दिन भी पाकिस्तान नहीं आया। ही रिटर्न टू पाकिस्तान 1 जुलाई 2007। 1 जुलाई 2007 को पाकिस्तान वापस आ गया and immediately joined as general manager in a well reputed hotel based in Karachi। और कराची के एक होटल में इसने ज्वाइन कर लिया। अज्यूम करें डिटेल उसकी इनकम की टैक्स ईयर 2008 कुछ इस तरह से। बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फुली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस देखिएगा, मेडिकल अलाउंस के साथ उसने ये बताया हुआ कि मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जा रही है। अगर साइमल्टेनियसली मेडिकल की फैसिलिटी भी हो और मेडिकल अलाउंसेस भी हो तो मेडिकल अलाउंसेस इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ मेडिकल अलाउंस के साथ साथ अगर मेडिकल की ट्रीटमेंट मिल रही है जिसे मेडिकल की फैसिलिटी कहते हैं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो हमारी अजम्पशन होगी, तो ये फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट बोनस बचे, टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल। इसको 12 से नहीं मल्टीप्लाई करना, फॉर द ईयर बता रहा है वो आपको। ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन 1600 सीसी कार्स जो कि पार्टली यूज हो रही है ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल। अच्छा, अब इसके केस में हमने 5% यूज करना है। अगर तो खरीद के दी हुई है तो कॉस्ट का, अगर तो लीज पे है तो फेयर मार्केट वैल्यू और एट कमेंसमेंट डेट। होटल ने लीज की है ये कार, ग्लॉस लीज रेंटल पेएबल ये नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ लीज कितनी है? 16 लाख रुपए। तो इसका हम करेंगे 16 लाख रुपए का 5%। टोटल लीज रेंटल पेड बाय द होटल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 8 लाख रुपए। टोटल लीज रेंटल ये पे किए हुए, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है और ये अमाउंट भी हमसे रेलिवेंट नहीं है। बताना है कि इसके केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज। अच्छा बच्चे, ही इज इंटाइटल्ड टू लंच एट होटल्स रेस्टोरेंट वेयर यूजुअल चार्जेस 400 रुपए होते हैं पर पर्सन। इसको कंसेशनल रेट में मिल रहा है 40 रुपए पर डे के हिसाब से, जो उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया जा रहा है। अज्यूम करें 300 वर्किंग डेज हैं इन द ईयर। अब ये एग्जम्प्ट है, क्यों? शाबाश, विदाउट एडिशनल कॉस्ट या नो मार्जिनल कॉस्ट। इस फूड को प्रोवाइड करने के लिए कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ रही
और अगर कोई ऐसा बेनिफिट जो विदाउट मार्जिनल कॉस्ट हो, एडिशनल कॉस्ट हो, वो एग्जम्प्ट होता है एम्प्लॉय के लिए। क्लियर हो गई बच्चे बात? इसमें हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी। एक हमने पढ़ा था होटल, अगर वो रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जॉब कर रहे हैं। सेकंड वन तालीम, अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा है। थर्ड वन एंड द लास्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर वो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट, ही वेंट फॉर ट्रेनिंग कोर्स टू इस्लामाबाद। वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए इस्लामाबाद गया, जहां बोर्डिंग और लॉजिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000 रुपए बोन बाय द होटल, होटल ने बोन किए। अब वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए गया, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गया है। ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए जाएं वो क्या होंगे? एग्जम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्योरली किस पर्पस के लिए? ऑफिशियल ड्यूटी, बगैर किसी कंडीशन के, ये सब्जेक्ट टू एक्चुअल कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि उसके फर्दर एक्सपेंसेस 1,25,000 रुपए के हुए, जो कि होटल ने उसको रीइंबर्स भी कर दिए। इसका मतलब टोटल 1,50,000 और 1,25,000, ये तो ऑफिशियल ड्यूटी है, ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम। बात क्लियर है जी? नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड वॉज डिडक्टेड एट 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। पी फंड आ गया, प्रोविडेंट फंड। An amount equal was contributed by the hotel, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ गया। पहले किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय, और फिर किसका है? एम्प्लॉय। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंटेड टू रुपीज 48,000, और ये थर्ड वन कंपोनेंट आ गया इंटरेस्ट क्रेडिटेड का। जी बच्चे, आपको पता है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में एग्जम्पशन मिलती है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और रुपीज 1,50,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट के केस में हम लेते हैं 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%, विच एवर इज हायर। हमने हायर यूज कर लिखवाया भी था मैंने आपको। As per terms of employment agreed with Mr. Mantu, tax payable on salary will be borne by the hotel. टैक्स जो पेएबल होगा वो कौन बोन करेगा? बर्दाश्त कौन करेगा? होटल बर्दाश्त करेगा। अच्छा बच्चे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 15 जुलाई 2007 को उसने एक लमसम अमाउंट 40 लाख रुपए की रिसीव की नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम बर्लिन होटल। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है और ये फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। 1 अगस्त 2007 को उसको विरासत मिल रही है 25,000 शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। ओरिजिनल कॉस्ट in the hands of transfer of the shares of the on the date of inheritance 42 per share। उसने ये तमाम के तमाम शेयर्स बेच दिए 28 फरवरी 2008 को 62 पर शेयर के हिसाब से। यहां तक बच्चे बात क्लियर होगी? प्राइवेट कंपनी है 37 और ये कैपिटल गेन का हेड है। यहां तक बात क्लियर हो गई? इससे ऊपर जितनी भी बातें थी सारी सैलरी की थी, सिर्फ ये एक बात है कैपिटल की। स्टार्ट करें बच्चे वर्किंग करना। सर जी जी सर, कंपनी जैसे होती है एम्प्लॉयज के लिए फंक्शन वगैरह करवाती हैं, तो उसके लिए सर एक होता है कि जब लॉटरी वगैरह निकलती है, तो उसके अंदर जो लॉटरी निकलेगी किसी एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की वजह से कोई भी बेनिफिट मिले टैक्सेबल अंडर द हेड सेल वो, यानी कि वो इनकम को मदद सोर्स वाली साइड पे नहीं। मिस्टर मंटू, जी बच्चे हमें कंप्यूटेशन करनी है।
इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चे सबसे पहले बेसिक सैलरी, $100,000 इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, जी बच्चे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी बच्चे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, एक लाइन स्किप करनी है आपने, हाउस रेंट अलाउंस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये भी हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस, $10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 120,000। अच्छा अब ये देखिएगा, मैं इसके साथ एक नोट लिख देता हूं, इन एडिशन टू, ये किसके अलावा मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी के अलावा मिल रहे हैं। अगर इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगे और मेडिकल फैसिलिटी एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, फुली एग्जम्प्ट। तो मेडिकल, यहां पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, तो चले मेडिकल फैसिलिटी ही वर्ड यूज कर देता हूं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्प्ट है जी बच्चे। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट अच्छा जी बच्चे, उसके बाद कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जी बच्चे इसका बच्चे 5%, 80,000, जी बच्चे ये भी हो गया। अच्छा बच्चे नेक्स्ट लंच फैसिलिटी, अब ये देखिएगा जो चीजें नहीं यूज हो रही वो मैं साथ ही नोट लिखता चला जा रहा हूं। आप ये सेपरेट भी नोट लिख सकते हैं कि जब न्यूमेरिकल मुकम्मल हो फिर सेपरेट लिख दें साथ साथ। तो अब आप बताएंगे एज देयर इज नो एडिशनल cost to the hotel, therefore exempt from tax। सही हो गया जी। अच्छा बच्चे ये भी बात हो गई। नेक्स्ट ट्रेनिंग,
कॉस्ट। अब ट्रेनिंग के लिए कितनी कॉस्ट है? 1,50,000 जमा 1,00,000, इसके लिए रूल क्या है? एग्जम्प्ट। एनी कॉस्ट that is incurred purely to perform official duty are exempt from टैक्स। कोई भी कॉस्ट इंकर की जाए ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होगी? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जी बच्चे, उसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड। जी मैं इसकी हेडिंग देने लगा प्रोविडेंट फंड की। आपको पता है इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कंसीडर ही नहीं होता। किसका कंट्रीब्यूशन हमने कंसीडर करना है? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 12 लाख। तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब हम इसमें से करेंगे लेस एग्जम्प्ट अप टू या लिमिट अप टू, यही वर्ड यूज होता है ना, लिमिट अप टू लोअर ऑफ में दो चीजें। पहली बात 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, वो अमाउंट हो जाएगी 1,20,000। ऐसा ही है या बच्चे? दूसरी अमाउंट क्या हो जाएगी? और ₹150,000 विच एवर इज लोअर, या लोअर ऑफ मैंने ऊपर लिख दिया होगा, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो अमाउंट लोअर होगी। तो वो लोअर अमाउंट कितनी है? 120,000। इसका मतलब है कोई भी अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। बात समझ आ गई है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? नहीं, एग्जाम नहीं है। एग्जाम इतनी है ना, इतनी अमाउंट तक एग्जाम था, जो बाकी है वो कॉलम में लिख देनी है। एग्जाम का वर्ड यहां पे नहीं यूज करें। एग्जाम सिर्फ 1,20,000 तक की थी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड है 48,000। अब इसमें लेस लिमिट है इस पे भी, अप टू, इसमें भी दो बातें। पहली बात 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। 1/3 बेसिक सैलरी का कितना? 1/3 इंटू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ये बनता है 12 लाख। ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 4 लाख। यही हो गया ना जी बच्चे? नेक्स्ट, और इंटरेस्ट एट द रेट
16%। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे उसने हमें क्या रेट बताया हुआ है इसमें, इस केस में प्रोविडेंट फंड के केस में यहां पे रेट बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। चले हम फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। इसका टोटल बैलेंस की अमाउंट कितनी बन रही थी? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? दोनों का क्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000 पे 16% रेट अप्लाई करते हैं। $38400, whichever is higher, इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो हायर है 400,000, और ये भी बैलेंस 0 हो गया। ठीक हो गया जी बच्चे? हाँ, अब यहाँ पे इस किताब के अंदर लोअर यूज हुआ होगा। हाँ, मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको बताया था आई कैब एग्जामिनर इस पे विचएवर इज हायर यूज करता है, क्योंकि ये बात मौजूद नहीं है क्लियरली। इनका कॉन्सेप्ट किताब वालों का बिल्कुल ठीक है कि बनता यही है, लेकिन आई कैब कहता है जिसमें फेवर टैक्स पेयर की हो रही है, टैक्स पेयर की फेवर किसमें है, हायर में या लोअर में, वही यूज करना। समझ आ गई बात? अच्छा जी बच्चे, प्रोविडेंट फंड भी हो गया बच्चे। इसके बाद टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक जो टैक्स पेबल सैलरी पे बनेगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? होटल बर्दाश्त करेगा। तो अब यहां पे हम लिख देंगे टैक्स पेबल या टैक्स बोर्न बाय कंपनी या होटल। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। आप इसका टोटल कीजिएगा, अब जितना भी बनता है ये 12 लाख, 3,60,000, 1,20,000, क्योंकि बाकी सब जीरो है, एग्जम्प्ट है, तो मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूं आप लोगों के साथ। 23 लाख वर्किंग यहीं पे कर दें, 23 लाख एंड 60,000 यहीं पे कर दूं वर्किंग। कंपुटेशन ऑफ टैक्स बोर्न बाय कंपनी। इसके लिए आपको याद होगा हम लोग सबसे पहले लिखा करते थे सीरियल नंबर, देन टैक्सेबल इनकम, उसके बाद टैक्स, नेक्स्ट टैक्स बोर्न बाय कंपनी। यहां पे 100% कंपनी बियर कर रही है, तो ये कॉलम ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, ना बनाऊं इसके बगैर कर दूं, चले बना देते जी। टैक्स बोर्न बाय कंपनी। उसके बाद बचे एडिशनल टैक्स, और लास्ट पे यहां पे होगा क्लोजिंग बैलेंस। आपको इतना फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इसका टोटल करना होगा। देखें जो जो फिगर आ रही है वो टोटल करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो फिगर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस किस का आपने टोटल करना है, आप कर भी लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए बाकी कोई इसके अलावा फिगर तो है ही नहीं, या एग्जम्प्ट है या अमाउंट 0 बन रही थी। तो यहाँ पे आपने टोटल मुझे बता दिया 23 लाख। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को याद नहीं। मैंने इसका तरीका आपको समझाया था कि आपने ये सबसे पहले देखना है स्लैब कौन सी बन रही है। ये स्लैब बन रही है थर्ड वन, ऐसा ही है ना। पहले 6 लाख तक 0% सैलरी वाला रेट अप्लाई करना, फिर 12 लाख तक रेट होगा 2.5%, फिर 12 लाख से 24 लाख तक 12.5%, ऐसा ही है ना। तो ये है 12 लाख से तो ज्यादा है, लेकिन 24 लाख से कम है फिल वक्त, लेकिन बाद में स्लैब चेंज हो जानी है इसकी।
अभी ये अपने टैक्सेस पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या, थर्ड स्लैब है तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है, 12 लाख से, तो 23,60,000 में से 12 लाख माइनस कर दो, बाकी फिगर आ गई 11,60,000। इस पे रेट अप्लाई कर दे 12.5% और फिर इसमें ऐड कर दे 15,000 रुपया। मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं पहली दफा मैंने किस तरह से कहा। देखो बच्चे, इसमें हम कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं कि टैक्स ऑन रुपीज 12 लाख, मैं कैलकुलेटर पे बताता हूं आपको मैं कैसे करवाता हूं। ये 15,000 रुपया बन रहा था। उसके बाद बच्चे टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 12 लाख, तो वो है 11,60,000 एट द रेट ऑफ 12.5%, 1,45,000। तो ये हो गया 160,000। अब मैं आपको बताता हूं आपने कैलकुलेटर पे कैसे किया। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे टाइप किया पहला स्टेप, फर्स्ट वन स्टेप में 23,60,000 की फिगर लिखी। सेकंड स्टेप में आपने 23,60,000 की फिगर में से माइनस करवा दिया इस स्लैब के ओपनिंग बैलेंस। ये फिगर आपके पास आ गई 11,60,000। आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, जो फिगर आपके पास कैलकुलेटर में शो हो रही है वो 11,60,000 है, आपने इस पे रेट अप्लाई किया। इस एडिशनल अमाउंट पे रेट अप्लाई होने वाला वो है 12.5%। वो अमाउंट कितनी बनी, 145,000। आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया, 145,000 में ओपनिंग बैलेंस का टैक्स ऐड कर दिया, वो था 15,000 रुपए। तो आपको कैलकुलेटर पे बहुत क्विकली ये इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। क्या किया, सबसे पहले ये फिगर लिखी, 12 लाख रुपया माइनस कर दिया, इस पे रेट अप्लाई किया 12.5% और उसमें ऐड कर दिया 15,000 रुपए। ठीक हो गया जी बच्चे, चले जी। उसके बाद बच्चे ये फिगर है 1,60,000 रुपए, सारे का सारा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो यही इसी वजह से मैं कह रहा था ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कह देता 60%, 40%, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए जरूरी होगा। एडिशनल टैक्स पहले के केस में एज इट इज वही फिगर होगी। क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से होगा, 23,60,000 और 1,60,000 ऐड करेंगे 25,20,000। अब देखिएगा स्लैब चेंज हो गई है, अमाउंट 24 लाख से बढ़ गई है। अब हमारी स्लैब नेक्स्ट जो स्लैब होगी वो फोर्थ वन स्लैब होगी। अब आपने बताना है 25,20,000 रुपए में कितने टैक्स की अमाउंट बन रही है। अगेन पहले लिखे 25,20,000 कैलकुलेटर पे, इसमें से माइनस करते हैं 24 लाख रुपया। 24 लाख माइनस करने के बाद जो फिगर है उस पर रेट अप्लाई करना है 22.5%, ऐसा ही है ना। और उसमें फिर आपने ऐड कर देना 1,65,000 जी, कितनी अमाउंट 192,000। ये पूरे का पूरा टैक्स एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अब एडिशनल लेना है। एडिशनल कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें से इस फिगर को माइनस कर दें, जो फिगर आए वो यहां पे लिखनी है आपने। वो कितनी फिगर बन रही है, 32,000। अब ये 32,000 इस फिगर में ऐड कर दें, ये आ जाएगा 25,52,000। ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी बच्चे। थर्ड वन स्टेप 25,52,000। अच्छा बच्चे, अगेन इस पे टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा 199,200। पूरे का पूरा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो पूरी की पूरी अमाउंट लिख देंगे 100%। अब अगेन उसी तरह से इसमें से इस अमाउंट को माइनस करें, जो फिगर आए वो यहां पे आपने लिखनी है। वो कितनी अमाउंट आ रही है, 7,200 आ रही है फिगर। अब इसमें ऐड कर दें जी बच्चे, ये फिगर बात क्लियर हो गई जी बच्चे। फोर्थ वन स्टेप, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा 200,820। 100% एम्प्लॉयर बियर कर रहे हैं, 200,820। ये देखा आपने टैक्स कितने आराम से कैलकुलेट कर दिया।
इस फिगर में से इस फिगर को माइनस करें, जो आंसर आए वो यहां पे बच्चे आपने लिखना है 1620। जी बच्चे 60, अच्छा 60820, सिर्फ एक मिनट, 60820 ये फिगर आ गई बच्चे। फिफ्थ वन स्टेप 2560820। अब इस पे टैक्स पूरे का पूरा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। अगेन बच्चे इसमें से इस फिगर को माइनस कर दें, जो आंसर आए वो यहां पे आपने रिपोर्ट करना है 365। देखिए ये बैलेंस एडिशनल टैक्स का ऑटोमेटिकली कम होता चला जा रहा है। 2561 जी बच्चे नेक्स्ट 612561185 टैक्स की अमाउंट 267। 100% एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अगेन बच्चे डिफरेंस लीजिएगा, इसमें से इस फिगर को माइनस करें, जो बैलेंस है वो यहां पे रिपोर्ट करना। जी बच्चे 7th वन 2561267 285 पूरे का पूरा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है 285। अगेन बच्चे इसमें से इस फिगर को माइनस कर दें, जो बैलेंस है वो यहाँ पे रिपोर्ट करें 18। जी बच्चे 2561 285। जी बच्चे नेक्स्ट 82561 285 201289 ये पूरे का पूरा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है 289। अब इसका डिफरेंस लें, 4 का डिफरेंस आ गया, ये 4 का डिफरेंस है जी बच्चे, ये 4, तो ये फिगर हो गई 2561289। अप्रोक्सीमेटली यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे तो वो ये 290 हो जाएगा, जो बजाहिर लग रहा है 2561285 सॉरी 289 201290 बिल्कुल ठीक हो गया 201290। डिफरेंस किसका आ गया 1 का, और ये फिगर है 2561290, यही फिगर रहेगी। अब देखिएगा कितना टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने बियर करना है, वो ये है टैक्स बॉन्ड। याद रखना टैक्स बॉन्ड बाय कंपनी के टोटल कॉलम को, टोटल कॉलम का जो सबसे आखिरी बैलेंस होगा वो आपने यहां पे लिखना है, टैक्स बॉन्ड बाय कंपनी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसका आपने टोटल कर लेना है। ये है टैक्सेबल सैलरी इनकम, टैक्सेबल सैलरी इनकम, वो टोटल जो अभी हमने वर्किंग की है उसका टोटल बन जाएगा। ये वाली फिगर होगी 2561290 2561290। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए जी बच्चे, इसके बाद बच्चे एक ही हेड और है, वो है कैपिटल गेन का। ऐसा ही है कैपिटल गेन, सिर्फ एक ही और हेड की वर्किंग है कैपिटल गेन। जी बच्चे सबसे पहले है कंसीडरेशन रिसीव्ड। जी बच्चे 25,000 शेयर्स बेचे
और एक शेयर कितने का बेचा है? 62 का। बिल्कुल ठीक हो गया। 25,000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू है 62 पर शेयर। बच्चे अब इसमें से हमें ये विरासत में मिले हुए हैं ना, तो इसमें से हमें माइनस करनी होगी डीम्ड कॉस्ट, क्योंकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो अपनी कोई भी नहीं हुई, तो ये है डीम्ड कॉस्ट। जी बच्चे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 42 जी बच्चे ये इसमें से लेस कर दीजिएगा। ये कैपिटल गेन हो गया। बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे आपने टोटल कर देना है इसका। 30,61,200 बच्चे क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, अगर डिडक्टेबल अलाउंस होता तो पहले मैं टोटल करता टोटल इनकम, फिर माइनस करता इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस और देन हमारी कैलकुलेशन होती टैक्सेबल इनकम। इसी वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया टैक्सेबल इनकम। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? करें नेक्स्ट वर्किंग। अब हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है? टैक्स लायबिलिटी की। अब हमें फैसला करना है सैलरीड या नॉन सैलरीड। तो देखिएगा बच्चे, इसकी अगर अमाउंट देखें 25,61,000 है, 2561290, इसको डिवाइड कर दें 3016290 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 84.9% ग्रेटर देन 75%। सैलरीड और नॉन सैलरीड? सैलरीड का केस है जी बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया। ये कौन सा केस हुआ? सैलरीड केस हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक सब बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट। अब बच्चे हमें कैलकुलेशन करनी है टैक्स की। स्लैब बताइएगा कौन सी स्लैब बन रही है? 4th वन स्लैब 24 लाख से ज्यादा है लेकिन 36 लाख से कम है। तो बच्चे टैक्स ऑन रुपीज 2.4 मिलियन। कितनी अमाउंट है? 165,000। जी बच्चे टैक्स ऑन रुपीज। अब एक्सीडिंग अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सीडिंग कैसे? 30,16,290, इसमें से माइनस कर दें 24 लाख। जी बच्चे 616290 एट द रेट ऑफ 22.5%, 138,665। जी बच्चे अब इसका टोटल कीजिएगा, ये अमाउंट हो जाएगी हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट। इसमें से बच्चे अब हमने माइनस करना है लेस। 3665 क्या हुआ बच्चे? 61,000 है। 3061। जी बच्चे फिर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे लिखते हुए 3016 लिखा हुआ। 3061 148,790। जी बच्चे 313। जी बच्चे यहां तक बच्चे एक बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे अब इसमें से लेस करने टैक्स बॉर्न बाय कंपनी। वो कितनी अमाउंट थी? 201,290। 201,290।
112500। ये है बच्चे टैक्स पेएबल बाय कंपनी। एक नोट इसमें से रह गया, वो आपको पता है फॉरेन सोर्स इनकम, वो भी मैंने लिखना था लेकिन बाय चांस वो मिस हो गया, मैं वो यहां पे लिख देता हूं। मिस्टर मंटो is a returning expatriate. Therefore, his foreign source income would be exempt in the current tax year and in the following tax year। मिस्टर मंटो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, इस वजह से इसकी फॉरेन सोर्स इनकम ना सिर्फ करंट टैक्स ईयर में एग्जम्प्ट होगी बल्कि अगले टैक्स ईयर में भी एग्जम्प्ट होगी। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।